Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Study World. Today we will discuss about the remaining chapter in the science which is reproduction in plants. तो इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में लगभग मैंने सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे. नाउ अभी हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन. किसी भी पौधे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, वृद्धि और उसका विकास डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है. ठीक है. इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड दो इट हैज़ सफिशिएंट रेनफॉल. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल है. क्लाइमेट मतलब जलवायु. ठीक है, ट्रॉपिकल है, इसीलिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है. इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the country, thus the soil also varies from place to place. इसका क्या मतलब है? यह पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं होती है. इसी प्रकार मिट्टी भी जगह जगह बदलती रहती है. ठीक. soil near the river bed are fertile while mountain soil are less fertile. रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है वो उपजाऊ ज़्यादा होती है और इसी तरह माउंटेन की जो है सॉइल कम फर्टाइल होती है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ कम होती है. ठीक है. दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू लोमी, क्लेई एंड सैंडी. लोमी का क्या मतलब होता है? दोमट मिट्टी. लोमी का क्या मतलब होता है? दोमट मिट्टी. और क्लेई का मतलब होता है चिकनी मिट्टी और सैंडी का मतलब होता है बलुई मिट्टी. ठीक है. तो ये किस ग्रुप में कैटेगराइज किए गए हैं? लोमी, क्लेई एंड सैंडी, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पोरोसिटी. डिपेंड करता है उसके स्थान पर, उसकी उर्वरता पर, जल धारण करने की क्षमता पर डिपेंड करता है और उसी से ये कैटेगराइज किए जाते हैं कि ये मिट्टी कौन सी होगी. ठीक है. सॉइल इज कैटेगराइज एज ऑलिवियल सॉइल. अगर लोमी सॉइल है वो, ठीक है, तो वो ऑलिवियल सॉइल कहलाएगी. ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और डिजर्ट सॉइल एज सैंडी सॉइल. अगर वो मिट्टी बलुई है तो उसको डिजर्ट सॉइल के नाम से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. ऑल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन द सेम टाइप ऑफ सॉइल. क्लाइमेट एंड सीजन ऑल्सो प्ले अ रोल इन देयर ग्रोथ. सभी क्रॉप्स, सभी फसलें एक ही प्रकार की मिट्टी और की जलवायु में नहीं उग सकती हैं और मौसम भी उनकी वृद्धि में, उनके बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है. फिर राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल फाउंड इन वेस्ट बंगाल. It has good water holding capacity which is necessary for rice growing. तो राइस क्या है? चावल और जूट जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली फसलें हैं, ये चिकनी मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती हैं. जस्ट बिकॉज कि चिकनी मिट्टी में मतलब लोमी सॉइल, क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, जो कि राइस की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद वीट एंड मेज नीड कोल्ड टेम्परेचर and fertile loamy soil. It is found in the state of पंजाब and उत्तर प्रदेश. तो जो गेहूँ और मक्का है उनको ठंडे तापमान की ज़रूरत होती है. ठीक है. दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए यह पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पाया जाता है. ठीक है. कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश और पंजाब में? लोमी सॉइल. ठीक. सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ फेवरेबल फॉर कॉटन. तो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन के उत्पादक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. कोस्टल रीजन हैव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज इन केरला, गोवा वेयर कोकोनट एंड रबर ग्रो वेल. कोस्टल रीजन में, तटीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष भारी वर्षा होने के कारण, जैसे कि केरला हो गया, गोवा हो गया, वहाँ पर कोकोनट और रबर जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है. ठीक. क्लाइमेट कंडीशन एंड माउंटेन सॉइल इन असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज इज सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन. वेल ड्रेन सैंडी सॉइल ऑफ डिजर्ट इज सुटेबल फॉर अनियन एंड ग्राउंडनट. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि असम और दार्जिलिंग और नीलगिरी में जो जलवायु की स्थिति होती है, पहाड़ी मिट्टी चाय बागान के लिए उपयुक्त होती है. ठीक. वेल ड्रेन सैंडी सॉइल ऑफ डिजर्ट इज सुटेबल फॉर अनियन ग्राउंडनट. इसका क्या मतलब है
कि रेतीली मिट्टी प्याज और मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? फार्मर्स कैन इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप बाय फॉलोइंग सर्टेन टिप्स विच आर एज फॉलोज। इसका क्या मतलब हुआ कि किसान फसल की उपज में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इन सब कुछ सुझाव हैं, इन सभी को फॉलो करते हुए फार्मर्स क्या अपनी उपज को और अच्छे से उनकी सुधार कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? द क्रॉप टू बी ग्रोन शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन दैट एरिया। अगर हम अच्छी क्रॉप उगाना चाहते हैं तो फर्स्ट मस्ट है कि वहाँ की सॉइल के बारे में हम अच्छे तरीके से जान लें, तभी वहाँ पर कोई हम फसल उगाएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सॉइल ऑफ द सेलेक्टेड एरिया इज़ क्लेई, एग्जाम्पल के लिए अगर जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वहाँ की मिट्टी क्लेई है, ठीक है, देन द फार्मर्स कैन ग्रो राइस, तब वहाँ के फार्मर्स को वहाँ पे राइस उगाना चाहिए। एंड इफ़ सॉइल इज़ सैंडी, ग्राउंड नट कैन बी सिलेक्टेड फॉर कल्टिवेशन। तो अगर वहाँ की सॉइल सैंडी है, रेतीली है, तो वहाँ पे हमें ग्राउंड नट जैसी चीज़ें उगानी चाहिए। ठीक है, आगे है फार्मर शुड ऐड एडिक्यूट अमाउंट ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। किसानों को मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और क्या करना चाहिए? उर्वरक मिलाना चाहिए। ठीक है, फिर द सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ऑल्सो प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द सीड वाइल शोइंग इट। इसका क्या मतलब हुआ? जो बीज है उसको उसकी अच्छी गुणवत्ता होने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसको हम प्रॉपर स्पेस दें। ठीक है, और क्वालिटी, उसकी सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर स्पेस में हमको उसका छिड़काव करना चाहिए। आगे क्या है? इंसेक्टिसाइड यहाँ से है। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट स्टेज, हर स्टेज में उसको पर्याप्त मात्रा में हमें पानी प्रदान करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है और पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं वो हमें उनका छिड़काव करना चाहिए कि हमारी फसलें उससे ख़राब ना हों। ठीक है, सम अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स के साथ कुछ अनवांछित क्रॉप जो प्लांट्स हैं वो उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, उसको क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। दीज अनवांटेड प्लांट्स कम्पीट द क्रॉप्स फॉर द न्यूट्रिशन दे नीड। तो ये क्या करते हैं? ये अनवांछित प्लांट क्या करते हैं कि पौधे फसलों के साथ उनके पोषक तत्वों को खुद भी ले लेते हैं। ठीक है, जिससे पौधों को कमज़ोरी मिलती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? फार्मर शुड रिमूव द फ्रॉम टाइम टू टाइम। फार्मर्स को क्या करना चाहिए? समय समय पर उसको निकाल लेना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को, वीड निकालने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। ठीक है, सम फार्मर्स यूज हार्वेस्टर टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स एज इट इज़ फास्टर एंड इकोनॉमिकल। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं? हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि वो जल्दी सारी फसलें काट देता है। ठीक है, इस वजह से। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। हम लोग क्रॉप्स का कैसे प्रोटेक्ट करें क्रॉप्स को, और उसको सीड्स को कैसे स्टोर करें। सीड्स एंड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड एंड रोडेंट्स। सीड्स को और क्रॉप्स को इंसेक्ट्स से, बर्ड से, इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड एट रेगुलर इंटरवल। हर एक स्टेज पर हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। फार्मर ऑफन यूज स्केयरक्रॉ ऑफ scare the bird that pick at the grains. Sometimes a net is put on the fruit trees to make sure that the birds do not eat the fruits. इसका क्या मतलब होता है कि अनाज लेने वाले जो भी पक्षी आते हैं कभी कभी जब फसलें उगाई जाती हैं, तो जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बिजूका कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? सभी अनाज को खा लेते हैं, जिसके वजह से फार्मर्स की फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो क्या होता है कि इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ पे नेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
जिसकी वजह से वो वहाँ उसके फ्रूट्स और फसलों को ना खाए, ना खराब करे। क्रॉप्स आर ऑफन इन्फेक्टेड विथ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो फसलें अक्सर वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से क्या हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। तो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट कीप देम अंडर चेक। तो फसलों की सुरक्षा के लिए, इन सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने के लिए और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग, फसलों को कटने के बाद, द ग्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट्स, रैट, स्क्वेरल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ कि कटाई के बाद अनाज को नमी और छोटे जानवरों जैसे कीड़ा, चूहे, गिलहरी, पक्षी आदि सभी से बचाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स हेल्प टू प्रिजर्व एंड स्टोर ग्रेन्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एटसेट्रा। तो हम लोग जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों के ग्रेन्स को, अनाज को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग द ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग इन एयर टाइट कंटेनर एट ड्राई प्लेस। ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी आर स्टोर्ड इन सिलोस और ग्रेनरीज। इसका या कटाई के बाद जो अनाज को स्टोर करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सूखी जगह पर एयर टाइट कंटेनर में उसको रख लेते हैं हम लोग, और फिर क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में अनाज को साइलो या अन्य भंडार में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब साइलो में रखा जाता है, साइलोज में रखा जाता है, ग्रेनरीज में रखा जाता है कि वहाँ पर अनाज ज़्यादा दिन तक स्टोर रह सके। ठीक है। या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है। होप कि आपको ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।